नमस्कार दोस्तों, एक बार क्या हुआ था जब मैं सेंटर पर ही थी तो दीदियों ने क्या किया था कि मुझे अपने साथ ले गई थी। मैं उनके साथ किसी बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और जब मैंने अपने सेंटर की दीदी की शिकायत बड़े सेंटर की दीदी से करी जो कि उनकी रियल बहन है। वो सेवा केंद्र में रहती हैं और हम उप सेवा केंद्र में रहते हैं। तो हमारी जो बहन थी किरण बहन और उनकी जो सगी बहन थी सरोज बहन, वो बीना सेवा केंद्र में रहती थी। तो मैंने उनसे शिकायत करी और कहा कि दीदी रोज की चिक-पिक होती रहती है किसी न किसी बात को लेकर। हमारी तो सेंटर जैसा माहौल है ही नहीं, घर गृहस्थियों जैसा माहौल है, लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं और ऐसी ज़िंदगी जीनी है रोज चिकल्लस भरी, लड़ाई झगड़े भरी इधर-उधर की और घर गृहस्थ वाली। तो फिर मैं अपने घर ही चली जाती हूँ और आगे की लाइफ मुझे कैसे जीनी है अपने माता-पिता की सुझाव से, अपने घर परिवार रिश्ते संबंधों के सुझाव से आगे की लाइफ में अपनी जी लूँगी। तब दीदी ने मुझसे कहा कि देखो ये सब बातें मत करो और तुम अभी बहुत डिस्टर्ब हो गई हो, तो तुम एक काम करो अपने सेंटर से मेरे सेंटर पे आ जाओ, कुछ दिन रहना आराम से, यहाँ हम बातचीत करेंगे, इस विषय पे गंभीरता से लेंगे, तुम्हारी हर बात को सुनेंगे। वो तुम्हारी उस बहन से नहीं बन रही है तो मेरे साथ आ जाओ। अब ये कोई मेरे लिए उनके साथ काम करना पहली बार नहीं था क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी समय हो चुका था और मैं 15 दिन उनके सेंटर पे रहती थी। कभी-कभी 1-2 महीने में ऐसा प्रोग्राम उनके यहाँ होता ही रहता था, जिस वजह से मुझे महीना 15 दिन में जाना पड़ता था। कभी 8 दिन, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना रहना पड़ता था और उनके स्वभाव संस्कारों से भी मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ थी। कि इनकी जो मंशा है वो क्या है उसके प्रति। इनका यही था कि वो मुझे अपने पास बुला लेती, शुरू में 2-4 दिन अच्छे से वार्तालाप करती, प्यार से रखती और फिर इसके बाद मेरे से इतने ज़्यादा हार्ड वर्क मेरी क्षमता से अधिक ये मेरे से हार्ड वर्क लेती, काम करवाती, ताने मारती, रात-दिन 16 से 17 घंटे शारीरिक श्रम करवाती और उसके बाद अगर तबीयत खराब होती या अगर मैं कुछ भी आवाज़ उठाती तो वो बस यही ताने उनको मारने थे। बस तुम्हारा यही तो नाटक है, कुछ करना धरना है नहीं। 15-16 साल की एज में तुम इतनी जल्दी थक जाती हो। तुम्हारी एज की जब मैं थी तो 20-20 घंटे काम किया करती थी। थकती भी नहीं थी, इतनी बाबा की सेवा का हुब्ब था, इतनी खुशी थी। तमाम यही बातें उन्हें करनी रहती थी। और चित भी उनकी रहती, पट भी उनकी रहती। उनको खुद से ही अच्छा और उनको ही माना उनकी सब तरफ से सिर्फ उनकी ही पूरी बात रहेगी। तुम भी अच्छी बात भी बोलो, गलत बात भी बोलो, जो भी बोलो तुम झूठ ही रहोगे, गलत ही रहोगी। तो यही सारी बातें उनकी रहती थी तो मैंने पहले तो हाँ, हाँ कह दिया। इसलिए वो मुझे कुछ दिन मैं चली भी गई उनके साथ रहने के लिए, बातचीत करने के लिए क्योंकि दीदी से बहुत ज़्यादा झगड़ा होने के बाद बातचीत हो नहीं रही थी और सेंटर से भी क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, इधर-उधर भी मैंने सेंटर पे बात कर रखी थी। और एक भाई थे श्याम मुरारी भाई बुजुर्ग 70 साल के, वो बचपन से ही इसमें 16-17 साल की आयु से ब्रह्मा कुमार जीवन जी रहे थे लेकिन वो किसी सेंटर पे रहते नहीं थे। उससे पहले वो कई सेंटरों पे रहे, कम से कम उन्होंने कई सेंटरों के अपने एमपी राज्य में और इसके अलावा भी अदर स्टेट में भी वो रहे हैं और उन्होंने वहाँ का माहौल देखा, लड़ाई झगड़ी ये सब कुछ देखा तो वो अपने घर वापस आ गए थे कुछ 10-12 साल के बाद और फिर उन्होंने अपना खुद का एक कमरे में सेंटर खोल रखा था और इसके साथ उन्होंने एक अपना बिज़नेस भी शुरू कर रखा था। उस बिज़नेस से ही वह अपना गुज़ारा करते थे और जो भी सेंटरों पे छोटी बहनें रहती थीं, उनकी मदद किया करते थे। तो इतने बुज़ुर्ग थे वो और वो मैं भी उस समय नई-नई थी तो वो मेरी मदद भी किया करते थे। मुझे सेंटर के हर तौर-तरीके बताते थे और वो जो भी लूज़-होल थे यहाँ के, जो भी वीकनेस थी सच में उन्होंने ही मुझे सारी बातें ये बताई थी क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती थी और ना ही मुझे यहाँ के बारे में जानकारी थी। मैं और मेरा बाबा इतने तक ही मैं सीमित थी और मैं शारीरिक श्रम करती रहती थी। लेकिन इसके साथ-साथ जब उन्होंने मेरे साथ दीदी ने जातियाँ शुरू की, झूठ बोलना शुरू किया, झूठे इल्ज़ाम लगाने शुरू किए, मुझे परेशान शुरू करना शुरू किया, तब मैं अपनी ये जो बातें हैं उन भाई के साथ शेयर करती थी जो कि मुझसे मेरे दादा के भी दादा की एज के थे। उनसे मैं शेयर करती थी और वो मुझे बताते थे, समझाते थे कि दी कोई बात नहीं बहन जी। बहन जी कहते थे चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, कितनी भी एज की हो वो बहन जी कहते थे और छोटी नई-नई कन्याएँ आती थी, वो किसी प्रकार से परेशान ना हो, तो वो सभी सेंटरों पे जाते थे और उन कन्याओं की मदद करते थे जो नए तो मेरी भी करते थे।
उन्होंने ही मुझे बताया कि इस सेंटर पे ऐसा, अब इस सेंटर पे वैसा, सब जगह यही सब माहौल है जो तुम्हारे सेंटर पे है। तुम्हें क्या सहन करना होगा? तो हम कहते थे ठीक है, हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं, पर इतना भी नहीं कि जान पे बन आए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं दूसरी जगह, तो वो मुझे आगरा लेके गए, फिर फतेहपुर सीकरी लेके गए, भोपाल लेके गए और मऊ लेके गए, झांसी लेके, ग्वालियर लेके, ऐसे कई सेंटरों पे और हम गए और बहनों से मिलवाया, बातचीत की। मैं 2-4 दिन यहाँ रही और वही से माहौल था। और सबसे बड़ी जो दिल को चुभ जाने वाली बात यहाँ होती है, दुनिया संसार में होती है, हम औरतों के साथ, महिलाओं के साथ, ये एक कॉमन बात होती है कि पहली बार कोई लड़की ससुराल जाती है और पहले ससुराल से अगर वो उसका डाइवोर्स हो जाता है या वो आ जाती है वापस किसी परेशानी में आकर, और अगर उसकी दूसरी शादी होगी या कहीं वो दूसरी जगह जाएगी तो यही उसको ताने मारे जाते हैं। अगर तुम अच्छी होती, सहनशील होती, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होता, तुम्हारे अंदर क्षमता होती काम करने की और तुम्हारे साथ मिलन करने की, सिर झुकाने की, अदब होता, संस्कार होते, फलाना ढिमकाना होते, तो तुम वहीं टिकी रहती, यहाँ क्यों आती? सेम यही सारी बातें यहाँ भी होती थी। यही कहा जाता था कि अगर तुम अच्छी होती तो वहीं टिकी रहती, अगर तुम श्रीमत फॉलो कर रही होती, तुम्हारा कैरेक्टर साफ होता, तुम सच्चाई सफाई वाली होती। ये ताने जो होते हैं नॉर्मल होते हैं और जब सुनने में जिस पे बीतती है, जो सुनता है, वो ही समझ सकता है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर परिवार में रहती हैं, उनको भी जब ताने किसी प्रकार के मिलते हैं तो कितनी तकलीफ होती है वो खुद समझ सकती हैं। तो ऐसा होता है। अब लोग कहेंगे ससुराल में ये सब होता है, घर परिवार में होता है, सेंटरों पे होता है तो क्या बड़ी बात है? सेंटरों पे नहीं होना चाहिए, बड़ी बात तो यही है क्योंकि घर गृहस्थी से परेशान होकर लोग सेंटर पे जाते हैं और सेंटर पे भी वही माहौल माहौल मिल जाता है। तो वही गाना याद आता है कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, जब सावन आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। तो मतलब यही होता है कि जब इंसान परेशान होता है तो वो ऐसे स्पिरिचुअल वाली, आध्यात्मिक वाली जगहों पे जाता है। लेकिन वहां कुछ दिन जाने के बाद उसे जानकारी हो जाती है कि देखो यहाँ भी सेम वही माहौल है, तो फिर जाने का मतलब क्या है? इससे अच्छा वही दुनिया है। हाँ, थोड़ी-सी ये ज़रूर आ जाती है कि समझ आ जाता है कि दुनिया संसार में ना आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा। दुनिया संसार आपके लिए सेम वही है जो आज यहाँ है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूरी दुनिया में आप घूम लीजिए। आप किसी आध्यात्मिक जगह चले जाइए और ऐसे लोगों के बीच में चले जाइए जो अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी, महान साधु संत कहते हैं। उन लोगों के बीच में भी चले जाइए। माहौल आपको वही मिलने वाला है जो आपको एक नॉर्मल व्यक्तियों के बीच में मिलता है। तो ये हो जाता है। इन सब जगहों से भटकने से एक शिक्षा, हमें उन जगहों पर जाके शिक्षाएँ नहीं मिलती, बाकी उन सब जगहों पे जाके अलग-अलग चोले के अलग-अलग किरदार करने वाले, अलग-अलग पार्ट बजाने वाले लोगों के बीच में जाकर हमें जीवन का सही मन में अर्थ ये पता चलता है कि दुनिया संसार चाहे कितनी भी बड़ी हो, किसी भी पद पोज़ीशन पे हो, आपको ना जीवन में जो कुछ भी है उसे एक्सेप्ट करके खुशनुमा जीवन खुद से ही जीना पड़ेगा। कुछ ना कुछ अपना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ सेल्फ डिपेंड होने पड़ेंगे, कुछ जो अपने काम से काम रखना पड़ेगा, दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं है। जो अच्छा है उसके प्रति रिस्पेक्ट रखो, जो बुरा है उसे इग्नोर कर दो और यही सब करते हुए आप चलते जाओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं जीवन में, समझ में आ जाती हैं और फिर आप लौट के बुद्धू घर को आ जाते हैं घर को और फिर अपना नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर देते हैं। छोटी-छोटी बातें जो पहले आपको परेशान करती थी क्योंकि आपने, आजकल के जो बच्चे होते हैं, जैसे 10वीं 11वीं वाले बच्चे होते हैं, 8वीं 9वीं वाले या छोटे स्टूडेंट वाले बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाई की टेंशन, घर के माँ-बाप के प्रति थोड़ी बहुत हेल्प करने की प्रॉब्लम, और मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, वो कुछ स्कूल में देख लेते हैं फ्रेंड सर्कल में, अच्छा एजुकेशन, अच्छी कोचिंग, अच्छे कपड़े, अच्छी फैसिलिटीज़ वाले खिलौने, साइकिल-वाइकिल, ये सब चीज़ों को लेके वो माँ-बाप से झगड़ा करते हैं। और फिर जब उनकी ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो फिर वो दुनिया घर छोड़ने की धमकी देते हैं और भी अपशब्द माँ-बाप से वो बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे काम करते हैं। तो माँ-बाप को पता रहता है, उनने दुनिया देखी होती है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जब तुम कमाने लगोगे तो तुम्हें हमारी कंडीशन की पता चल जाएगी।
बहुत से बच्चे जिद में घर छोड़ देते हैं माँ-बाप को उल्टा-सीधा बोल के और फिर वो घर छोड़ देते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, जब उनके पास कुछ होता नहीं तो दोस्त भी ठुकरा देते हैं। फिर वो रिश्तेदारों के पास जाते हैं, इधर-उधर जाते हैं, फिर कंपनी फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर देते हैं और ये करते-करते जब 10-12 साल उनके संघर्ष के जीवन के गुजरते हैं, तब उन्हें अपने माँ-बाप की याद आती है, अपने घर परिवार, भाई-बहन की याद आती है कि बिना कुछ किए मुझे 2 वक़्त का खाना मिल रहा था, 2 जोड़ी कपड़े मिल रहे थे, बिना कुछ किए अ, फिर भी मैं उन लोगों की बेइज़्ज़ती कर रहा था। उसे ठोकर खा के एहसास हो जाता है। इसी तरीके से हम जीवन में आते हैं, घर परिवार की छोटी-मोटी बातों से परेशान होकर आध्यात्मिक वाली जगहों पे चले जाते हैं। हम सोचते हैं तपस्वियों का, गुरु संतों का, महात्माओं का, उन्हीं जैसन वाले अथॉरिटी हैं, उनका जीवन अच्छा होता होगा। उनके बीच में हम सुकून, सुख शांति ये सब कुछ पा लेंगे और अच्छा जीवन जिएँगे। तो ये सारी सोच के हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं धीरे-धीरे कुछ दिन हमें क्या होता है यहाँ के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, तो हमारे पास तर्क-वितर्क के लिए, सोचने-समझने के लिए कुछ नहीं होता है, हमारे दिमाग में सिर्फ़ अपने पिछले ज़िंदगी की दुःख-तकलीफ़ें रहती हैं, तो हम उनको याद करते हैं और यहाँ के माहौल को। फिर धीरे-धीरे हमें यहाँ के लूज़-फूल पता चलते हैं कि ये सब राजनीति, लड़ाई-झगड़े, चोरा-चकारी, गद्दी, गुटबंदी और ये सब कुछ यहाँ भी चल रहा है। नए-नए व्यक्ति जो है आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ उसको अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। और अगर वो कुछ पैसों से कुछ अच्छा है, कुछ माइंडली अच्छा है, कुछ पढ़ा-लिखा है, पद पोज़ीशन सब कुछ उसकी थोड़ी-सी ए1 क्वालिटी की है, तो उसे थोड़ा कम स्ट्रगल करना पड़ता है। वो थोड़ा-सा अपना पैसा, रुतबा, रुबाब दिखा के भी लोगों को थोड़ा चुप करा देता है और अपनी पद पोज़ीशन के हिसाब से वो वहाँ थोड़ी जगह बना लेता है। लेकिन अगर उसकी पावर थोड़ी-सी कम है और जहाँ वो जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, उनकी पावर थोड़ी-सी ज़्यादा है, उनका नॉलेज थोड़ा-सा ज़्यादा है, गुटबंदी थोड़ी ज़्यादा है, उनकी पहुँच थोड़ी-सी ऊँची है, तो फिर वो व्यक्ति वहाँ टिक नहीं पाएगा और कुछ समय पश्चात फिर उसे वापस अपनी जगह पे आना पड़ेगा, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आएगा, एक अनुभव अपने साथ लेके आएगा। वो ये अनुभव लेके आएगा कि दुनिया संसार एक भ्रम है और हमें जो कुछ बताया जाता है कि यहाँ चले जाओ, इनके पास चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इतना ये सब कुछ कर लो। ये सब कुछ करने-धरने से ही मात्र जीवन सुरक्षित या संतुलित नहीं होता है। इन सब की जानकारी अब हमें हो गई है, अब हमारे पास सिर्फ़ जीवन में आगे बढ़ना है, जीना है, संतुलित लाइफ़ जीनी है, तो सेल्फ डिपेंड बनना होगा, अपने काम से काम रखना होगा, जो अपने हैं, जो रिस्पेक्ट के लायक उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा, जो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है उन्हें इग्नोर करना होगा। ये थोड़ी बहुत समझ आ जाती है जीवन में फिर चुपचाप हम अपने काम में लग जाते हैं और हमारा जीवन चलने लगता है जैसे-तैसे अनुभव होते हैं। फिर घर परिवार होता है, हम अपने से छोटे अपने बच्चों या भाई-बहन को या इनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझते हैं। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो हम भी सेंटर पे जब दीदी के साथ गए थे दीदी से मिले हुए थे और उसके बाद फिर दीदी मुझे मन को मेरे शांत करने के लिए और मुझे समझाने के लिए जानबूझ के टिकट बना के यहाँ से तो वो रिजर्वेशन करा के मुझे ले गईं, किसी दूसरे सेंटर पे होशंगाबाद के पास कोई हरदा था, वहाँ लेके गई। 2-4 दिन वहाँ रखा, अच्छा खिलाया-पिलाया, अच्छी बातें की। मेरे को मंच भी दिया जहाँ से हज़ारों की मात्रा में पब्लिक बैठी थी। मैंने पहली बार बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम किया था और बहुत कॉन्फिडेंटली किया था। बहुत अच्छे से मैंने स्पीच दी थी, उसकी तस्वीर मैं लगा देती हूँ। उसके बाद दीदी ने खुद का तो रिज़र्वेशन करा लिया था लेकिन मेरा नहीं कराया था। वो तो रिज़र्वेशन वाली बोगी में चली गईं, रात के 11 बजे ट्रेन थी और मुझसे कह दिया कि तुम जाके जनरल में चली जाना दौड़ के क्योंकि तुम्हारा रिज़र्वेशन नहीं है। और मेरे वहाँ से कुछ गेहूँ चावल की बोरियाँ मिली थी, एक में गेहूँ रखा था, चावल, कुछ बाजरा, कुछ ऐसी शक्कर तो 2-3 बोरियाँ थी, वो भी मुझे ही दे दी कि ये बोरियाँ उस बोगी में चढ़ा लेना, बोगी के अंदर भाई-बहन होंगे, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। तो कुछ 2 बोरियाँ मेरे हाथ में थी, 2 बोरियाँ उन्होंने गेट पे चढ़ा दी थी और कह दिया था अंदर को खिसका लेना, वो अपनी सीट पे चली गई थी। मैं जनरल बोगी में इधर-उधर को झाँक रही थी, वहाँ एक भाई बैठा था वो ये सारे ऐसे बुला लेता है, अपनी बोरियाँ भी रख लेता है, खुद सीट पे बैठा था। वो नीचे बैठ जाता है और सीट पे मुझे बिठा देता है। उसके बाद
मुझे रात का सफ़र था, 12-1 बज रहा था और सब लोग सो रहे थे, जो भी जनरल बोगी में कुछ नीचे पड़े थे, बच्चे ये वो, कुछ सीट पे लटके, कुछ जनरल बोगी में जिन्होंने सफ़र किया है उनको आइडिया होगा क्या स्थिति रहती है। हालाँकि मेरा कोई ये पहला नहीं था जो मैं जनरल बोगी में, लेकिन रात में जनरल बोगी में अकेले सफ़र करना पहली बार था। मैं अक्सर भी गाँव में इधर-उधर जाती थी तो जनरल में ही जाती थी, जनरल बोगी में बैठ के खड़े होके 10 मिनट 20 मिनट का रास्ता होता था, तय हो जाता था। लेकिन ये पहली बार था जब रात के वक़्त मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे जनरल बोगी में गुज़ारना है और वो भी अकेले। रात के सफ़र में सब लोग सो रहे हैं, वो भाई ने बैठा तो दिया ऊपर, मेरे पैरों के पास वो बैठ गया और सारी बोरियाँ इधर-उधर से कवर कर दी ताकि आस-पास के लोग भी ना आ सकें। फिर वो कभी पैर में गुदगुदी करता, कभी ये, तो फिर मेरे को ये समझ में आ गया जब उसने कुछ हरकत की, ऐसी पैर को छुआ, गुदगुदी करी, तो मुझे लगने लगा था कि इस ये जो है कुछ ठीक-ठाक नहीं है, इसकी मंशा जो है। और मैंने 1-2 बार उससे वार्न भी किया कि ये अपने हाथ-पाँव सँभालो। वो सोने की एक्टिंग करता और धीरे-धीरे से पाँव में गुदगुदी करता। फिर मुझे ऐसा समझ में आ गया था तो मैं तुरंत उठ खड़ी होती हूँ वहाँ से और फिर दरवाजे के पास या फिर कुछ 2-3 माताएँ जहाँ झुंड बना के लेटी हुई थी, उन्हीं के बीच में जाके बैठ जाती हूँ। 4-5 घंटा गुज़र जाता है, वो जो वक़्त था बहुत ही अजीब था, बहुत बुरा था, तो मैंने सोचा कि अब मुझे ऐसे रहना नहीं है। दीदी ने मुझे यहाँ भी धोखा दिया, खुद तो रिज़र्वेशन वाली बोगी में चली गई, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया रात के वक़्त में। अब अभी कुछ हो जाएगा तो सब मुझे ही ब्लेम करेंगे। दोस्तों उस ट्रेन में से फिर मैं उतरी नहीं थी। मैं सीधी बीना सेंटर आया, वो उतर गई और मैंने कहा मैं ये ट्रेन खुरई जा रही थी। मैं उसी ट्रेन से खुरई आ जाती हूँ, सुबह के 3:30 बज रहे होते हैं और मैं अपनी खुरई वाली स्टेशन पे उतरती हूँ। हालाँकि यहाँ से उतर के मैं घर नहीं जाती हूँ, प्लान तो मैंने बना लिया था, लेकिन मेरे पास कुछ सामान था सेंटर का, तो मैं सेंटर ही जाती हूँ और सेंटर में कम से कम 4-5 महीना रहने के बाद फिर मैं घर जाती हूँ। घर में 1-2 महीना रहने के बाद फिर वापस से मैं भोपाल सेंटर पे जाती हूँ। भोपाल सेंटर में 1 साल रहने के बाद मैं वापस घर आती हूँ और फिर मुड़ के ब्रह्मा कुमारी सेंटर की तरफ नहीं देखती हूँ। तो ये मेरी कहानी, जब मैं वो जीवन जी रही थी तब बहुत ही दर्दनाक था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं माइंडली ये सब कुछ झेलते-झेलते बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। बहुत दिन तक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे-धीरे खुद को इस काबिल बनाया जो आज मैं आप लोगों के सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसे आप लोग जब वीडियो देखते हो तो बहुत सारे भाई-बहनों को मदद मिलती है इन चीज़ों से, वो भी बोलना चाहते, कमेंट करते हैं और कुछ नहीं भी वो शेयर कर पाते तो कमेंट तो कर ही देते हैं कि हाँ, उनकी कहानी भी मेरी कहानी की जैसी सिमिलर है। तो इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे तो हाइप जो ऑप्शन है बटन है वो आपके सामने आ जाएगा। आप हाइप करेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चली जाएगी, 100 की लिस्ट में वीडियो आ जाएगी और फिर यूट्यूब उसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो कर ही दीजिए, साथ में हाइप भी आप लोग कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए।